सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 9th में। कम से कम यहाँ से 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने क्लास 9th में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन सही से नहीं पढ़ा तो क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है इस चैप्टर पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझाऊंगा और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना सर बहुत ही बोरिंग मानी जाती है बच्चों के लिए। पर इस वीडियो के बाद ना आपको हिस्ट्री से जो है प्यार हो जाएगा, बोर नहीं होगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कि फ्रांस जो है वो कहां पर है। देखो यूरोपियन कंट्री जो है ये फ्रांस है। ठीक है, अगर आप मैप में यूरोप देखोगे, यूरोप कॉन्टिनेंट देखोगे तो वहां पे आपको जो है साइड में दिख जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को ही फ्रेंच बोला जाता है। अब फ्रांस में क्या हुआ था ना 1789 में, कब 1789 में जो है एक रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो देखो सर, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही कम समय में कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए कुछ प्रोटेस्ट किया जाता है, उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये हो गया डेफिनेशन। अगर आप अनदर वर्ड में समझो तो ऐसे कर लो कि जब एक गवर्नमेंट को फोर्सफुली हटाया जाता है वहां से तो उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में। फ्रांस का है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, वहां पे क्या होता है 1789 में रेवोल्यूशन होता है और ये रेवोल्यूशन जो है 10 साल तक चलता है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन 10 साल तक चलता है। यहां पे आपसे एक नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा कि फ्रांस का रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन जो है वो 1789 को हुआ था। एक नंबर आपने यहाँ पे पकड़ कर लिया अपने। ठीक है, उसके बाद जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तो उस वक्त राजा कौन था। उस वक्त जो राजा था ना उसका नाम था लुई 16। ठीक है, लुई 16 यहां क्लियर है। उसके बाद ये जो राजा था ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, इस राजा के डायनेस्टी का नाम क्या था, तो उस राजा के डायनेस्टी का नाम था बुर्बन डायनेस्टी। ठीक है, बुर्बन आपको याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बिस्किट आती है बुर्बन की, तो उससे ही याद कर लो ये इसका नाम। ठीक है, 1774 में ये जो लुई 16 जो कि राजा है ये जो है थ्रोन पर बैठते हैं और उसके बाद एट द एज ऑफ 20 ये शादी करते हैं ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहां से ना आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो कि एक एक नंबर वाले हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था 1789 में। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट, आता ही है। ठीक है, राजा कौन था लुई 16। अब ये सवाल तो नहीं बन आएगा कि कौन सा राजा था, लेकिन ये जरूर बन जाएगा कि ये जो राजा जिसका नाम लुई 16 था ना वो कौन से फैमिली से या कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये एक नंबर पे सवाल पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो ये बुर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कब थ्रोन पे बैठे 1774 में, ये भी नहीं पूछा जाएगा, पर ये तीनों जो है ऊपर के इंपॉर्टेंट है। शादी किससे की थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ये वर्ड याद रख लेना, शादी किससे की थी। बाद में ना इससे एक नंबर का और सवाल बनेगा, एक नहीं, 2 नहीं, 5 नंबर के भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो शादी किससे की थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। ठीक है, यहां से आपको मिल गए 4 मार्क्स अगर आपने ढंग से समझ लिए तो। ठीक है, उसके बाद जब ये लुई 16 अपने गद्दी पे विराजमान होते हैं, मतलब कि जब अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो फ्रांस के अंदर जो है ना फाइनेंशियल टर्मोइल आ जाता है। मतलब कि फाइनेंशियल जो कंडीशन थी ना वो खराब हो चुकी थी, मतलब कि पैसे की दिक्कत थी। मतलब कि जो तिजोरी था ना फ्रांस का शाही जो रॉयल तिजोरी था वो जो है खाली हो चुका था, ट्रेजर जो थी वो एम्प्टी हो चुकी थी। इसके पीछे रीजन क्या था, ये रीजन आपसे जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा।
ठीक है, तो अगेन 3 मार्क्स के क्वेश्चन की आप जो है तैयारी करोगे। यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3। अब आप बोलोगे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 तो यही हो गए। देखो भाई 4 के 4 थोड़ी ना आएंगे, आएंगे तो एक ही ना। 4 नंबर में से 1 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना, आप पता नहीं कौन सा आ जाए, तो आप जो है यहाँ से तैयार करोगे। ठीक है, तो फ्रांस का जो कंडीशन था वो खराब हो चुका था, ट्रेजर जो थी वो एम्प्टी हो चुकी थी। इसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा सवाल आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जो फ्रांस का कंडीशन था ना वो खराब था, इसके पीछे रीजन था, पहला था वो है वॉर। वॉर एक ऐसी चीज है ना जहां पे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें पैसों से वेपन्स को खरीदना होता है। ठीक है, तो इन्होंने वॉर किया था ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से इन्होंने वॉर किया। फ्रांस ने किससे वॉर किया? ब्रिटेन से। अब इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आगे आप ये जब कर्नाटक वॉर वगैरह पढ़ोगे ना हिस्ट्री में तो वो समझ लेना, लेकिन हम हिस्ट्री को अभी और बोरिंग नहीं बनाना चाह रहा है कि मैं आगे की बात बताऊं, तो इससे बेटर है कि यही समझ लो। ठीक है, तो इन्होंने वॉर किया था। वॉर किससे किया था? इन्होंने वॉर किया था ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से क्या किया था? ब्रिटेन से वॉर करने से क्यों किया था इन्होंने? इन्होंने किया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनियों को जो है ना आजादी दिलाई थी, इंडिपेंडेंट दिलाया था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाई, जिसके लिए इन्होंने ब्रिटेन से वॉर किया और ये जीत गए और अमेरिका के 13 कॉलोनियों को आजाद कराया। ठीक है, पहला तो रीजन ये था। उसके बाद जब इन्होंने वॉर किया था ना तो इन्होंने कर्ज लिए थे। ठीक है, अब देखो वॉर से पहले तो इन पे कर्ज था ही, वॉर के बाद जो है इन्होंने और कर्ज ले लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये डेप्थ में डूब गए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 2 मिलियन लिवरे इन पे जो है कर्ज पहले से ही था। ठीक है, अब यहां पे ना एक और सवाल बन जाएगा कि ये लिवरेज क्या था, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराया था। किससे आजाद कराया था? ब्रिटेन से। इस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। दूसरा, इन्होंने इसके लिए लोन लिया था, पैसे लिए थे, उधार पे लिए थे। ठीक है, इसके वजह से। उसके बाद इन्होंने जो है ना, ये जो राजा जी थे जिनका नाम था लुई 16, इन्होंने एक पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ वर्साय। ठीक है, पेरिस में था। ये बहुत ही आलीशान पैलेस है, अगर आप गूगल करोगे इस पैलेस के बारे में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। ठीक है, अब देखो भाई साहब ने बना तो लिया महल। अब महल को बना तो लिया, उसमें देख रेख भी करनी है, उसकी साफ सफाई भी करनी है, उसमें कुछ जो नौकर्स वगैरह हैं उनके सैलरी भी वगैरह भी देनी है। तो इस पे जो खर्च होता था ना, वो रीजन भी और भी माना जाता है कि फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो खराब हो गई थी। ठीक है, अगला क्या था रीजन? वो था रेगुलर एक्सपेंसेस। रेगुलर एक्सपेंसेस क्या? जैसे आर्मी वालों को सैलरी देनी है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है, जो टीचर्स वगैरह है, उनको सैलरीज देनी थी। ठीक है, जो भी मतलब कि ऑफिसर थे, वर्किंग पे थे, उनको सैलरी देना था, तो इसके वजह से हुआ। जिसके वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने कर दिया था टैक्स को इंक्रीज। क्या कर दिया था? टैक्स को इंक्रीज। देखो, जब कभी भी किसी भी गवर्नमेंट पे कोई भी बात आ जाती है पैसे से रिलेटेड, मतलब कि पैसा कम पड़ गया, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं टैक्स को बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने भी सेम काम यही किया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक 3 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर है आपका कि फ्रांस में जो है फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। इसके पीछे रीजन क्या था? पहला था रीजन वॉर में क्या किया था उन्होंने? ब्रिटेन से 13 अमेरिकन कॉलोनी को आजाद कराया था। उसके बाद इस वॉर के लिए उन्होंने क्या किया था? पैसे उधार पे लिए थे, जिसकी वजह से इन पे कर्ज हो गया था। उसके बाद पैलेस ऑफ वर्साइल था, जिसको मेंटेनेंस में इसके बहुत सारे खर्चे होते थे। उसके बाद रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि आर्मी ऑफिसर, जो भी टीचर वगैरह यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर थे, उनको भी पैसे देने थे, उनकी सैलरीज देनी थी। तो इन 3 रीजन की वजह से, 4 रीजन की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया टैक्स बढ़ा दिया। अब देखो, टैक्स जो बढ़ाया था ना, वो सबको टैक्स नहीं देना था, सबको टैक्स नहीं देना था। किसको टैक्स देना था ये हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जान ले कि 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, मतलब कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसे थी? देखो, फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, ये 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट थे ना, उसमें आ जाते थे हमारे क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब जो भी चर्च के जो फादर वगैरह होते थे ना,
वो इसमें आ जाते थे, ठीक है। जो रिलीजन गुरु जी ने बोला जाता है वो इसमें आ जाते थे फर्स्ट स्टेट में। और इनको जो है ना प्रिविलेज मिला हुआ था कि इनको जो है टैक्स नहीं देने हैं, टैक्स नहीं देने थे। उल्टे में ये क्या करते थे ना, रिलीजन टैक्स लेते थे, रिलीजन टैक्स को ये लेते थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेट वाले, सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब कि जो राजा हो गए, ठीक है, उनकी जो फैमिली हो गई, ठीक है, और जो ऑफिसर वगैरह हो गए इसमें, ठीक है, जो इनके मंत्री वगैरह हो गए, सब जो है ये सेकंड स्टेट में आते थे। और सेकंड स्टेट वाले जो है इनका काम क्या था, इनका काम टैक्स थोड़ी ना देना था, इनका काम था टैक्स देना, यही चला रहे थे ना, गवर्नमेंट में यही थे, तो ये टैक्स देंगे थोड़ी ना, ये टैक्स लेंगे। उसके बाद जो बच गए, इन दोनों के बाद जो बच गए वो आ जाते थे थर्ड स्टेट में। अब थर्ड स्टेट में जो है कौन कौन आ गए, पीजेंट हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब आ जाते थे जितने भी बच गए, ठीक है। पीजेंट, डॉक्टर, लॉयर, कॉबलर्स, सलून्स, ये सब जितने भी छोटे से किसान से लेकर बड़े किसान तक जितने भी फिर रह गए थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। तो ये जो है ना टैक्स इंक्रीज किया था ना, वो टैक्स इंक्रीज किया था सारा का सारा इनके ऊपर, कहा कि तुम टैक्स दो, ठीक है। इनको तो टैक्स नहीं देना था क्योंकि इनको बर्थ से ही, जन्म से ही प्रिविलेज मिला था कि हमको टैक्स नहीं देना है, और इनको टैक्स तो देना ही नहीं था क्योंकि ये चला ही रहे थे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टैक्स किसको देना था, थर्ड स्टेट वालों को